हेलो गाइज, हाउ आर यू। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति से रिलेटेड चल रहा है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड हम 2 वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं नेशनल जीएस के सारे क्वेश्चन, और आशा करता हूं कि आप लोगों के द्वारा वो वीडियो अच्छी तरह से देखी गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इस बात का अंदाजा तो मैं इसी बात से लगा सकता हूं कि आप लोगों ने जितना यानी कि शेयर किया है उस वीडियो को, जितना लाइक और कमेंट किया है, काबिले तारीफ है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या है कि 1857 की क्रांति है, उसका हरियाणा से क्या संबंध रहा है, हरियाणा में कैसे वो पनपी है। तो आज हम उन्हीं सभी तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति है, इससे संबंधित एचएसएससी क्वेश्चंस पूछती है। सबसे पसंदीदा टॉपिक के अंदर पड़ता है अपना ये टॉपिक। तो इस क्रांति के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि यह क्रांति है जो 1857 में हुई, इसके कारण क्या थे, ऑटोमेटिकली ही मतलब उत्पन्न होगी या मतलब स्टार्टिंग से ही चल रही इसकी समस्याएं हैं वो चली आ रही थी, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। परंतु यानी कि उसके बेसिक जो नियम बनते हैं उनको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। परंतु मेन बात रहेगी हमारे हरियाणा से रिलेटेड। तो हरियाणा के अंदर इस क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, कहां से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, इन सभी बातों को, क्या यह क्रांति सफल रही या असफल रही, किसके द्वारा अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि भाई 1857 की क्रांति को पहले ही लीक कर दिया गया था कि इसकी शुरुआत होने वाली है। तो उस गद्दार के नाम को भी हम इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 1857 की क्रांति, तो इससे संबंधित और क्वेश्चंस क्या देखने को मिलते हैं, BEIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों को पता ही है कि भारत के अंदर यानी कि बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, और उसको समझने के लिए हम 3 सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करेंगे। कब से कब तक, एक तो 1608 से 1757 तक, नेक्स्ट 1757 से 1857 तक, नेक्स्ट 1858 से 1947 तक, कि कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा उसका क्या पर्पज रहा, क्या उसकी कार्यवाही रही, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। बात करें 1608 क्यों रखा है, तो 1608 में आप लोगों को पता है कि अंग्रेज भारत आए। किसके शासनकाल में भारत आए, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए अंग्रेज। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था, 1608 में। उसके बाद थॉमस रो आया, और उसके बाद तो यानी कि है मुसलीपट्टनम के अंदर यानी कि क्या है, फैक्ट्री स्थापित की गई। इस प्रकार है अंग्रेजों ने यानी कि पूर्णतः यानी कि अधिकार कर लिया भारत के ऊपर। विशेष अधिकार माना जाता है 1757। 1757 का मतलब क्या है कि क्रांति नहीं, क्या बोला जाएगा, युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जिसे जाना जाता है वो हुआ। किस किस के मध्य हुआ, तो यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य और सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ। तो इस 1757 के युद्ध से ही भारत के अंदर अंग्रेजों का वर्चस्व है कायम हो गया। बात करें हम 1764 में बक्सर के युद्ध से, तो बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का वर्चस्व माना जाता है भारत के अंदर। हम और भी बात कर लेते हैं कि देखिए, पहले जो यानी कि थॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस वो आए, वो व्यापार के पर्पज से आए। तो व्यापार करने के लिए भारत के अंदर उनको पता था कि भारत एक रिच कंट्री है, सोने की चिड़िया कहलाता है। यहाँ के धन को व्यापार करते हुए, लूटते हुए कहां पहुंचाना उनका पर्पज था, इंग्लैंड के अंदर पहुंचाना उनका पर्पज था। तो नेक्स्ट भी बात कर सकते हैं। तो व्यापार और लूट तो यानी कि चल ही रही थी, लेकिन बात करें प्लासी के युद्ध के बाद यानी कि 1757 से 1857 तक की, तो इस दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बाजार स्थापित किए। बाजार से तात्पर्य क्या है कि वो यानी कि किस प्रकार के उन्होंने व्यापार नीति को चेंज करने का प्रयास किया, और उसके अंदर वो सफल भी हुए। उन्होंने क्या किया कि जो भारत है, भारत से यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना हमें देना पड़ता था। तो कच्चा माल है तो हमें सस्ते में देना पड़ता था, तो कच्चा माल सस्ते में लेते थे, और वहां से जो यानी कि फिनिश गुड आता था, तैयार माल आता था, उसको फिर हम खरीदते थे। हानि किसकी थी,
हमारी थी, दोनों तरफ से ये हमें लूटा जा रहा था। तो इस कारण से सपोज करो कि वो यानी कि यहां से कच्चा माल लेते हुए जा रहे हैं और वहां से कोई चीज लेके आ रहे हैं, सपोज करो ये अपना ये मार्कर ही है, तो मार्कर को यानी कि फिनिश गुड यानी कि कच्चे माल के तहत तो यानी कि मान लो कीमत पड़ी 3-4 रुपए जितना भी है, और फिनिश गुड के रूप पर यानी कि क्या है कितनी भी यानी कि कीमत अपने मनमानी रेट है उनके द्वारा फिक्स किए जाते थे। इस प्रकार की व्यापार नीति। दूसरी तरफ हम बात करें भारतीय माल की, तो भारतीय गुड्स होता था वो अच्छी क्वालिटी का होता था। जैसे हम बात करते हैं वो मैन मेड होता था, यानी कि जैसे बुनकर वगैरह होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता था। और जबकि इंग्लैंड के अंदर जो मटेरियल होता था वो यानी कि मशीनी था। मशीनी होने के साथ साथ ये एक बात तो थी, उसके अंदर ये था कि उसके अंदर फिनिशिंग ज्यादा थी, अच्छा लगता था, लेकिन क्वालिटी किसकी बढ़िया थी? अपनी थी, यानी कि भारत के माल की थी। परंतु उन्होंने क्या किया, भारतीय माल के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिए, जिससे यानी कि जनता है उसको खरीदने की बजाय किसको खरीदने लगे? ब्रिटिश मटेरियल को खरीदने लगे। तो इससे यानी कि व्यापार को चेंज किया, और रॉ मटेरियल है हमसे सस्ते में लेते और फिनिश गुड है वो हमें महंगे में देते। तो ये 1757 से 1857 तक का मैटर समझ सकते हैं हम। बात करते हैं 1858 से 1947 तक। तो 1858 के बाद है, यानी कि क्रांति के बाद है, अंग्रेजों ने कुछ सुधार करने शुरू किए। सुधार किस पर्पज से किए? वो पर्पज तो उनका यही था कि उनको यानी कि ज्यादा बेनिफिट मिले भारतीयों से। देखो, भारतीयों को सुधार यानी कि करने के लिए, सुधार देने के लिए या अच्छी सहूलियत देने के लिए इस पर्पज से उन्होंने कुछ नहीं किया। परंतु बात करते हैं उन्होंने निवेश करना शुरू किया भारत में। निवेश का मतलब कहां? जैसे रेलवे के अंदर, बैंकिंग जोन के अंदर, या मैं बागानों की बात करूं तो इनमें निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे से ज्यादा बेनिफिट है कौन उठाने लगे? अंग्रेज लोग उठाने लगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि रेलवे तो यानी कि कब 1853 के अंदर मुंबई टू थाने यानी कि सबसे पहले चल चुकी थी। परंतु बात क्या है कि और अदर फील्ड्स के अंदर भी अंग्रेजों द्वारा निवेश करना शुरू कर दिया, बैंकों के माध्यम से, या बैंकों के संदर्भ में, या बागान वगैरह के संदर्भ में। खेती व्यवस्था को इतना टफ इनके द्वारा बना दिया गया, कोई भी भारतीय खेती करने से पहले सोचने लगा कि मेरे को यानी कि खेती से कुछ मिलना तो है नहीं, लेकिन अगर मैं नौकरी अंग्रेजों की करूंगा या चाकरी अंग्रेजों की करूंगा तो उससे कम से कम यानी कि परिवार का पालन पोषण तो हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? निवेश करना शुरू कर दिया। बात करें हम सेना की, तो सेना के अंतर्गत भी हमने एक रेशियो लिखा है 1:5। इसमें एक अंग्रेज होता था और 5 भारतीय सैनिक होते थे। लेकिन इसके अंदर यानी कि कंपनी की सत्ता है, या कंपनी ही सर्वोच्च मानी जाती थी, यानी कि अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा। सेना संचालन सब कुछ वही देख रहे थे। रही कहीं कसर, यानी कि जो समुद्र पार जो भारतीय सैनिक होते थे वो समुद्र पार जाने में क्या करते थे? इतराते थे। क्यों? क्योंकि वो उस समुद्र पार जाना अच्छा नहीं समझते थे, शुभ नहीं समझते थे। जबरदस्ती है भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था। और भी हम बात करें समुद्र पार भेजने के संदर्भ में कि समुद्र पार जाने वाले सैनिकों को अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा उसको भी बंद कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड और पॉइंटों की बात करें कि भारतीय सैनिकों की पदोन्नति भी बंद कर दी गई, जबकि अंग्रेज सैनिकों की यानी कि पदोन्नति यानी कि उनको डे बाय डे है, डे बाय डे तो नहीं कह सकते, परंतु यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनको यानी कि पद को यानी कि बढ़ा दिया जाता था। तो इतना पक्षपात है अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ कर ही रहे थे, जैसा कि हमें पता ही है। अंग्रेज लोग एक बात और समझते थे और उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास रखते थे कि अजेयता का सिद्धांत। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज लोग अपने आप को अजेय समझ सकते थे। वो कहते थे कि हमें तो कोई परास्त ही नहीं कर सकता, इसीलिए अजेयता का सिद्धांत अंग्रेजों द्वारा दिया गया। आपने देखा होगा ना, एक मूवी भी है, लिखा हुआ है साफ साफ, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। देखिए इंडियंस की किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, डॉग्स के साथ किया जा रहा है। तो ऐसी दशा उस टाइम पे भारतीय समाज की थी। तो कहने का मतलब क्रांति तो होनी ही थी, जो यानी कि डे बाय डे है अंग्रेजों ने एक घृणा के साथ में यानी कि क्या कर दिया? खाई उत्पन्न कर दी, जिससे यानी कि क्रांति के रूप में ज्वाला भड़क उठी थी। कब? 1857। बात करते हैं इसके साथ साथ में लैप्स की नीति। लैप्स की नीति अंग्रेजों ने क्या किया?
आप लोगों को पता ही है कि लैप्स की नीति कौन लेके आए, लॉर्ड डलहौजी लेके आए। तो झांसी है, नागपुर है, सतारा है, या कोई भी यानी कि साम्राज्य होते, कोई भी रियासत होती थी, उसको अंग्रेजों ने बहानेबाजी करते हुए, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर मिलाने का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया था। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता, कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चलो ठीक है, इन संदर्भ में बात करेंगे। नागपुर और सतारा दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। झांसी का आप लोगों को पता ही है। इसके साथ साथ में एक संधि, सहायक संधि के नाम से जिसे जाना जाता है, वो भी भारतीयों के साथ यानी कि की गई। सहायक संधि कौन लेके आया, लॉर्ड वेल्जली लेके आया, आप लोगों को पता है। तो लॉर्ड वेल्जली, सहायक संधि का तात्पर्य क्या है कि भाई भारतीय राजा होते थे, जो भी यानी कि रियासत से संबंधित जिसको संभालता था भारतीय ही, लेकिन अधिकार यानी कि चलाने वाला कमांडर कौन होता था, अंग्रेजी सरकारी होती थी। तो भाई भारतीय राजा अंग्रेजी सेना का खर्च उठाएगा, बदले में अंग्रेजी सेना है वो क्या करेगी, इफ यानी कि अटैक होता है कभी, तो उसमें मदद करेगी, किसका, भारतीय सेना का। तो कहने का मतलब ये है कि अटैक किसका होगा, भाई अंग्रेज लोगों को पता था कि ये तो सारी की सारी उलझाने वाली बात थी कि भारतीयों को प्रेस करना है, दबाना है और सारा का सारा शासन करना है, चाहे किसी भी वे से किया जाए। तो इस कारण से यानी कि सहायक संधि है वो अप्लाई की गई। इसके तहत, सहायक संधि के तहत यानी कि कौन सा राज्य, यानी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम राज्य कौन सा बना जिसने यानी कि सहायक संधि को अपनाया, तो वो बना था हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था कब, यानी कि 1798 यानी कि 1798 में प्रथम राज्य बना जिसने सहायक संधि को अपना लिया था। बात करते हैं मैसूर। मैसूर के हो यानी कि मैसूर के द्वारा कब अपनाया गया, 1799 में। मैसूर के अंदर यानी कि 4 युद्ध हुए, आप लोगों को पता है। फोर्थ युद्ध के अंदर हमारा जो टिप्पू सुल्तान है, टिप्पू सुल्तान यानी कि मारा जाता है, और उसके बाद है 1799 में किसके द्वारा, इसको मैसूर को भी यानी कि सहायक संधि के अंतर्गत ला दिया गया। फिर बात करते हैं अवध। अवध को कब, 1801 में। ये हुई हमारी बेसिक बातें जो हमारे किससे संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित हमें बैक में पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक हमारा बन रहा है, कौन सा, 1857 की क्रांति इन हरियाणा। भाई हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का क्या रोल रहा, किस प्रकार से हरियाणा के शूरवीरों द्वारा इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, तो उन सभी बातों को हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। बात करते हैं एक छोटी सी पॉइंट की और की बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी है, इसमें एक 34वीं एनआई रेजिमेंट हुआ करती थी, उसमें एक सैनिक मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई, इन्होंने ये पूछा कि जो इनफील्ड राइफल थी उसके अंदर जो कारतूस होता था उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी होती थी। उन्होंने ये पूछा कि ये होती है या नहीं होती है, सच्ची बात है या नहीं है। तो उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया, तो परिणाम स्वरूप है उनको यानी कि गोली मार दी गई। परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को कोई पकड़ तो नहीं पाया, परंतु बाद में उनके ऊपर यानी कि केस चलाया गया और उसके तहत मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। अब बात करते हैं यहां से कि कुछ तथ्य हमारे और थे कि क्रांति का नारा क्या था। जो 1857 की क्रांति है इसका नारा क्या था। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि यह क्रांति सफल थी या असफल थी। हमारी जो इतिहास है, इतिहास के अंदर कैसे अलग वे से पढ़ाया जा रहा है, जबकि इसके तथ्य कुछ और भी हो सकते हैं अपने अपने वे से। बात करते हैं, क्रांति का नारा था मारो फिरंगी को। किसको, मारो फिरंगी को। अब देखो क्रांति पूर्व अंग्रेजों की संख्या कितनी थी, 51,630 थी। कितनी थी, 51,600। बात करें क्रांति के बाद 51,316, तो इसके अंदर मारे गए थे। बचे हुए सैनिक कितने थे, कितने अंग्रेज थे, 314 अंग्रेज बचे हुए थे। ये भी वो अंग्रेज थे जो भारतीय संस्कृति का बेनिफिट उठाते हुए इन्होंने अपना यानी कि चोला है वो चेंज कर लिया, सनातन धर्म को अपनाते हुए यानी कि गेरुआ वस्त्र पहनते हुए इन्होंने क्या बच के, कहने का मतलब निकले। बात करते हैं, अब देखो 314 यानी कि इतने ही मात्र यानी कि चंद सैनिक बचे हुए हैं। चंद सैनिक क्या अंग्रेज कहेंगे, चंद अंग्रेज बचे हुए हैं। तो अब क्रांति को असफल माना जा सकता है या सफल माना जा सकता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो।
देखिए अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के लास्ट तक आने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करना है और लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको अपनी वीडियो अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1857 की क्रांति को हरियाणा में किस नाम से जाना गया। तो 1857 की क्रांति को हरियाणा में किस नाम से जाना गया, तो 14 का साल, 14 का साल के नाम से इसे जाना गया। अब ध्यान रखना है कि 14 के साल का अर्थ क्या है। 1914 एक विक्रमी संवत था उस टाइम पे, तो ध्यान रखना, कमेंट माध्यम से आपने आंसर देना है विक्रमी संवत किसके द्वारा चलाया गया था। बात करते हैं कि हरियाणवी के अंदर एक मुहावरा भी है 14 का साल। क्या 14 का साल एक मुहावरा भी है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। 14 के साल मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है सत्ता की अवहेलना, सत्ता की अवहेलना। देखो हरियाणवी के अंदर तो यानी कि पढ़ने पढ़ाने का मजा भी कुछ न्यारा ही है, क्योंकि हमारी तो यानी कि लैंग्वेज ही, बोली ही क्या है, हरियाणवी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत हरियाणा की। तो हरियाणा में पहला पॉइंट 14 के साल के नाम से जाना गया, मुहावरे का अर्थ क्या है, सत्ता की अवहेलना। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा में क्रांति की जगह है वो फिक्स की गई थी, तय की गई थी, वो कहां की गई थी। ध्यान रखना, क्रांति की जगह फिक्स की गई थी, वो थी कहां, हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जानते हैं, जींद को जानते हैं। तो जींद फिक्स की गई थी, वहां से यानी कि इसकी शुरुआत की जाएगी। परंतु बाद में ध्यान किया गया कि वहां का राजा स्वरूप सिंह तो यानी कि अंग्रेजों का पिट्ठू है, तो इसलिए वहां से इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। तो इसकी शुरुआत है दूसरी जगह, फिर उसको यानी कि फिक्स किया गया कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई कब, 10 मई से। कहां से, अंबाला छावनी से। कहां से शुरुआत हुई, अंबाला छावनी से। एक इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि क्रांति के अंदर यानी कि किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और हथियार तो हमारे कहां थे, अंबाला छावनी में थे। तो ध्यान रखना है, तो शुरुआत इसकी 10 मई को कहां से, अंबाला छावनी से। लेकिन क्वेश्चन एक अपना एचएसएससी में बार बार पूछा जाता है कि अंबाला छावनी कब बनी, अंबाला छावनी कब बनी। ध्यान रहे दोस्तों कि अंबाला छावनी 1843 में, अंबाला छावनी 1843 में। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, या अंबाला छावनी पहले कहां स्थित थी। तो अंबाला छावनी पहले कहां थी, करनाल के अंदर थी, जिसे करनाल कैंट के नाम से जाना जाता था। कब स्थापित की गई थी, 1841 में, 1841 में। अब 2 साल में ही इसको यानी कि दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई। ध्यान रहे, करनाल के अंदर जहां पर छावनी थी वहां एक निचला इलाका था, बारिश के दौरान पानी भर जाता था, जिससे मच्छर वगैरह पर पनपते थे। तो अंग्रेज लोगों ने यह सोचा कि यहां महामारी फैल सकती है, इस कारण से उन्होंने कोई सेफ जगह चुनी और वो अंबाला कैंट के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया गया 1843 में। बात करते हैं ट्विन सिटी की। एक क्वेश्चन बनता है कि ट्विन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ट्विन सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है, अंबाला कैंट को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि एक अंबाला कैंट और एक अंबाला ऑलरेडी है, तो इस कारण से ट्विन सिटी के नाम से किसे जाना जा रहा है, अंबाला कैंट को। कब से जाना जाने लगा, तो ये क्वेश्चंस भी अपने आप सोल्व हो रहा है आपका 1843 से। बात करते हैं कि जब क्रांति की शुरुआत 10 मई को यहां से शुरू हुई, तो एक गद्दार भी था हमारे अंदर, जिसने यानी कि क्या किया कि अंग्रेजी सरकार को क्रांति की शुरू होने से पहले ही सूचना उनको दे दी गई, जिसका नाम क्या था, श्याम सिंह। क्या नाम था, श्याम सिंह। तो इसको तो यानी कि गद्दार श्याम सिंह के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि इसके द्वारा है क्रांति को पहले ही असफल बनाने के कारणों में एक ये भी माना जाता है। परंतु हम असफल नहीं मान सकते, क्योंकि अंग्रेज लोग हैं। जब ये 314 बचे थे तो इन्होंने बाद में वहां की पत्रिकाओं में एक बात लिखी थी कि 1857 की क्रांति सफल थी बिल्कुल, परंतु उन तथ्यों को दबा दिया गया वहां। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 मई के बाद 3 दिन बाद 13 मई 1857 को क्रांति कहां पर, गुरुग्राम में। गुरुग्राम से एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि उस टाइम पे गुरुग्राम के कलेक्टर कौन हुआ करते थे, कलेक्टर कौन हुआ करते थे, विलियम फोर्ड हुआ करते थे। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 मई 10 दिन बाद 23 मई 1857 को रोहतक के अंदर क्रांति है वो भड़क उठी।
किसके द्वारा, यानी कि रांगड़ो द्वारा इसके अंदर यानी कि बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। नेक्स्ट भी हम बात कर सकते हैं कि और महत्वपूर्ण तो तथ्य हैं जो एचएसएससी पूछती है कि 1857 की क्रांति से पहले सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, या बात करें सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, वहां से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। चलिए करते हैं सॉर्ट आउट। झज्जर सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। कौन सी? झज्जर है सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहमान खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल रहमान खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी क्वेश्चंस बनता है तो लगभग एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन से ऐसा देखने को मिल जाता है, अगर हमें फिक्स पॉइंट का नहीं पता है, आंसर का नहीं पता है कि उनको फांसी कहां दी गई या कहीं और से नेतृत्व करने वाले यानी कि क्रांतिकारी को फांसी कहां दी गई, तो ध्यान रखना चांदनी चौक दिल्ली उसके अंदर ऑप्शन आप लोगों का जरूर होगा और उसको हमें सिलेक्ट भी करना है। तो इनको फांसी कहां दी गई? चांदनी चौक दिल्ली के अंदर फांसी दी गई। बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी हुआ करती थी, तो छोटी रियासत हुआ करती थी फर्रुखनगर। कौन सी? फर्रुखनगर है सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी, जो किसके अंदर पड़ती है? गुरुग्राम के अंदर आज पड़ती है। उस टाइम पे तो गुड़गांव ही था, नाम तो परिवर्तन बाद में हुआ है। वहां से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो नवाब अली अहमद के द्वारा नेतृत्व है किया गया, और उसको भी फांसी तो कहां देनी है? 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि कहां पे? चांदनी चौक। तो उस पॉइंट को भी आप लोगों ने कवर करते हुए ध्यान रखना ही है। क्वेश्चंस बनता है कि बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम तो बलरामगढ़ है, लेकिन ध्यान रखना बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। यह बहुत ही बड़ा शूरवीर व्यक्ति था वही नाहर सिंह। इसके संदर्भ में जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। एक बार क्वेश्चंस देखने को मिला है कि ऐसा क्रांतिकारी कौन था जिसके जन्मदिन पर उसको फांसी दी गई, तो वो नाहर सिंह ही था जिसको जन्मदिन पर फांसी दी गई। कब दी गई? 9 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी गई। ध्यान रखना, क्रांति का नेतृत्व, समस्त क्रांति का नेतृत्व पूछा जाता है तो किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। बहादुर शाह जफर ने इनको कहा था कि भाई दिल्ली को संभालो, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है ये अपने यानी कि रियासत को छोड़ते हुए दिल्ली चले गए, और वहां से यानी कि तकरीबन यानी कि अंग्रेजों को यानी कि परास्त करने के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस साइड से एंट्री अंग्रेज लोग जल्दी से नहीं कर पाए थे, फिर बाद में ये कहां गए थे? अपने यहां पर आ गए थे, फर्रुखनगर। नेक्स्ट बात करते हैं रेवाड़ी से। तो रेवाड़ी से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन हमारा ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि अहिरवाल क्षेत्र से नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, तो बहुत ही अच्छा नाम, यानी कि राव तुलाराम। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राव तुलाराम के द्वारा नेतृत्व कहां से किया गया? रेवाड़ी से किया गया। अहिरवाल क्षेत्र जो पड़ता है उससे इसका नेतृत्व है किया गया। बात करते हैं कि यह है जब ये हो गया कि इनको ये पता चली चुका है कि 1857 की क्रांति है, उसमें अंग्रेज लोगों द्वारा ऐसे दमन कर दिया गया, विशेष कर रहा हमारे ही रियासतों का हाथ जिसके अंदर अंग्रेजों का साथ दिया गया। नहीं तो 1857 में ही भारत आजाद हो चुका होता, तो 90 साल हमें आगे नहीं जाना पड़ता, गुलामी और सहन नहीं करनी पड़ती। तो इन्होंने एक नसीबपुर गांव का युद्ध, जो 1857 की क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध माना जाता है, वहां से नेतृत्व करते हुए इन्होंने जबरदस्त सामना वहां पर किया। परंतु उसके बाद ये कहां चले गए? काबुल चले गए। काबुल, कई बुकों में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी तो काबुल है, तो वहां चले गए और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चंस बार बार बनता है एचएसएससी में कि वीर शहीदी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, तो दोनों के आंसर हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इनके भाई के द्वारा भी पार्टिसिपेट इस युद्ध के अंदर किया गया था, जिसे किस नाम से, कहां से किया था, उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करते हैं। नारनौल से नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? गोपाल सिंह के द्वारा किया गया था, जो राव तुलाराम का भाई था। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? उस टाइम पे नर राष्ट्र कहा जाता था, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का भी। अब हम देखते हैं कि किस क्रांतिकारी द्वारा किस स्थान से नेतृत्व किया गया, तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूं मैं मेवात से।
तो मेवात से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यानी कि ध्यान रखना है, मेवात से नेतृत्व है सदरुद्दीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सदरुद्दीन के द्वारा मेवात से नेतृत्व किया गया। इस पॉइंट को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि भाई कहां से? पटौदी से। पटौदी से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अकबर अली के द्वारा। कहां से? पटौदी से नेतृत्व अकबर अली के द्वारा किया गया। बात करें हम पानीपत की, तो पानीपत के संदर्भ में तो हम पानीपत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है हमने अच्छी तरह से कवर किया है, उस वीडियो को जरूर देखना है। उसके अंदर हमने बताया कि पानीपत से बू अली शाह कलंदर हुआ करता था, जिसके द्वारा नेतृत्व है किया गया पानीपत से। पानीपत का प्राचीन नाम पणप्रस्थ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं खरखोदा से। खरखोदा से नेतृत्व किसके द्वारा? बिशारत अली के द्वारा खरखोदा से नेतृत्व है किया गया है। वो क्वेश्चंस भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हासी। हासी पड़ती है हिसार में, वहां से लाला हुकुमचंद जैन और मुनीद बेग के द्वारा है नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा? लाला मुनीद बेग और लाला हुकुमचंद के द्वारा वहां से नेतृत्व किया गया हासी से। ध्यान रहे, हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है, या जिलों की संख्या पूछी जाती है तो कई बार 24 भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। दो हमारे पुलिस जिले हैं, कौन कौन सा? हांसी और मानेसर है। इन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है। और हांसी से संबंधित एक विशेष तथ्य मैं आप लोगों को और बता दूं कि 1857 की क्रांति से संबंधित ऐसा गांव कौन सा रहा जिसके यानी कि 1947 में आजादी मिलने के बाद भी वहां उस गांव के अंदर तिरंगा नहीं फहराया गया था? तो ध्यान रखना है, उसका आंसर आपने कमेंट में देना है। कौन सा गांव ऐसा था जो 1947 में भारत आजाद हो गया लेकिन वर्ष 2018 तक वहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया? तो उसको आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है। मैं आप लोगों को थोड़ी यानी कि उसकी डिटेल बता देता हूं कि उस गांव के व्यक्तियों द्वारा, नौजवानों द्वारा, महिलाओं द्वारा 1857 की क्रांति में जबरदस्त पार्टिसिपेट किया गया था, जिस कारण से अंग्रेज अधिकारियों ने उस गांव के व्यक्तियों को ले जाते हुए हांसी ले गए थे पकड़ के बाद में, और वहां पर यानी कि क्या किया था, एक सड़क के ऊपर यानी कि लिटा दिया गया था और बाद में यानी कि रोड रोलर उनके ऊपर चला दिया। रोड रोलर चलाने से यानी कि है सड़क लाल हो जाती है, खून से लथपथ हो जाती है, जिसे वर्तमान में आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। तो लाल सड़क कहां पर है? हांसी के अंदर है। चलिए कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको क्लियर भी करेंगे कि भाई कौन सा गांव ऐसा रहा था जहां पर तिरंगा इतने साल बाद है फहराया गया, और किसके पे? खट्टर के पे। हमारे सीएम जो खट्टर हैं उनके दो प्रयासों से वहां पर तिरंगा अब वर्तमान में फहराया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रानिया। तो रानिया से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नूर मोहम्मद खां के द्वारा नेतृत्व है किया गया। तो ये पॉइंट भी हमें अच्छी तरह से कवर करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं लोहारू। लोहारू से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? अमीनुद्दीन के द्वारा नेतृत्व है लोहारू से किया गया है। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बन जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व आप लोगों को पता ही है कि बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। तो बहादुर शाह जफर के द्वारा संपूर्ण क्रांति यानी कि होल क्रांति का नेतृत्व है किया गया। बात करें क्रांति के बाद है यानी कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद करते हुए कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। तो वहां पर यानी कि बाद में इनकी है मृत्यु है हो जाती है, ध्यान रखना है। एक पॉइंट हम और भी इस संदर्भ में ध्यान रख सकते हैं कि नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर के द्वारा ही किया गया था, परंतु संचालन है किसके द्वारा किया गया था? बख्त खां के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से कवर करना है। बात करें भट्टू, भट्टू से मोहम्मद आजिम के द्वारा है नेतृत्व है किया गया। एक हम और भी अच्छा क्वेश्चन जो एचसीएच के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व हरियाणा किसका पार्ट हुआ करता था, किसका हिस्सा हुआ करता था? तो क्रांति से पहले यानी कि 1857 से पहले हरियाणा किसके अधीन था या किसके अंडर था? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। और उसके बाद है हरियाणा को क्रांति के बाद किसके अधीन कर दिया गया? पंजाब के अधीन है कर दिया गया। और पंजाब से फिर हरियाणा कब बना आप लोगों को पता है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है। किसके प्रयासों से, कैसे आजाद हुआ, तो उसके संदर्भ में हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी
कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा का क्या योगदान रहा। इन सभी तथ्यों को हमने कवर किया और अच्छी तरह से यानी कि कवर किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है, इसके अंदर मैंने डाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि वे स्टूडेंट्स जो यानी कि ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से परीक्षा यानी कि स्टडी नहीं कर सके हैं, ऑनलाइन के माध्यम से उनके यानी कि क्या है स्टडी निरंतर चलती रहे। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये करवा चुका हूं, तो वो भी यानी कि इसको रिवीजन के माध्यम से इसको कवर करे। हाँ, कुछ तथ्यों को अलग से यानी कि इसके अंदर जोड़ा गया है। अब आप सोचोगे सर ये तो हमारे साथ पक्षपात हो गया। नहीं, पक्षपात नहीं, कुछ तथ्य हैं, बनते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, नई बातें और ऐड होती रहती हैं। तो लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा यानी कि शेयर करना है और सब्सक्राइब अपने चैनल को करना है। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।